मित्रों, साहित्य की आलोचना के इस YouTube चैनल ललित में आप सब लोगों का स्वागत है। आज का विषय है हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रवृत्तिगत चित्रण। आदिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला कालखंड है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इसकी समय सीमा 993 ईस्वी से लेकर के 1318 ईस्वी तक मानी है। कुछ विद्वान सरहपा को हिंदी का पहला कवि स्वीकार करते हैं और सरहपा का जो काल है वह 769 ईस्वी से प्रारंभ होता है। इसलिए इस कालखंड की शुरुआत 769 ईस्वी से माननी चाहिए। और जो सरहपा है सिद्ध कवि है, लेकिन उसमें हिंदी की खड़ी बोली की विशेषताएं मिलती हैं। जहाँ मन पवन न संचरे रविशसि नाह प्रवेश, तहिवट चित्त विषाम करो सरहे कहियो वेश। इसलिए आदिकाल का प्रारंभ 769 ईस्वी से माना जा सकता है। जहाँ तक आदिकाल के नामकरण का प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने प्रवृत्तियों के आधार पर इसे अलग अलग नाम दिए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल नाम दिया है। राम कुमार वर्मा ने इसे चारण काल नाम दिया है। राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत युग की संज्ञा दी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे आदिकाल कहते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इसे बीज वपन काल कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य को और नाथ साहित्य को धार्मिक साहित्य घोषित किया और धार्मिक साहित्य घोषित करने के साथ साथ इसे साहित्य की परिधि में लाने से इनकार कर दिया। फिर वे जब इसका नामकरण करते हैं तो जो वीरगाथा से संयुक्त रचनाएं थीं, चाहे खुमार रासो हो, विसलदेव रासो हो, हमीर रासो हो, परमाल रासो हो, पृथ्वीराज रासो हो, इन रचनाओं के आधार पर उन्होंने इसका नामकरण किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि यदि हम धार्मिक साहित्य कहकर सिद्ध, जैन, नाथ इत्यादि के साहित्य को खारिज कर देते हैं तो हिंदी का प्रारंभ बहुत बाद से, लगभग कबीर के आसपास से प्रारंभ होता है। जबकि हिंदी की भाषागत प्रवृत्तियां पहले के रचनाकारों में हैं, इसलिए वह इसे आदिकाल नाम देते हैं और इस समय की संपूर्ण साहित्य सामग्री को आदिकाल की परिधि में परिगणित करते हैं। यदि आदिकालीन साहित्य की सामग्री का वर्गीकरण करना चाहें तो 4-5 भागों में इस साहित्य को रखा जा सकता है। एक तो सिद्ध साहित्य। राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है। सरहपा, लुईपा, डोंभिपा, कढ़पा, कुक्कुरिपा आदि प्रमुख सिद्ध कवि हैं। जैनों ने बहुत अच्छे साहित्य की रचना की है। श्रावकाचार्य रचना है आचार्य देवसेन की। मुनिजिन विजय ने भरतेश्वर बाहुबली रास लिखा। आसव की रचना है चंदन बाला रास। नाथ साहित्य भी उच्च कोटि का रचा गया। गोरखनाथ की जो रचनाएं हैं
उनकी रचनाओं में संत साहित्य की जो प्रवृत्तियां हैं पहले से देखी जा सकती हैं। वे लिखते हैं, नौलख पातरी आगे नाचें पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेलें तब अंतर बसे भंडारा। अन्य बहुत से नाथ कवि हैं, जैसे चौरंगी नाथ हैं, गोपीचंद हैं, चड़कर नाथ हैं, भरथरी है, जलंधरी पाव आदि हैं। लेकिन आदिकाल में जिन रचनाओं की सबसे ज़्यादा चर्चा की जाती है वह है रासो साहित्य। खुमान रासो, विशलदेव रासो, हमीर रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो आदि प्रमुख रासो काव्य हैं। इसके अलावा लौकिक साहित्य की भी रचना की गई और गद्य साहित्य की भी रचना की गई, जैसे ढोला मारूरा दूहा है, बसंत विलास है, या अमीर खुसरो की पहेलियां हैं, और छोट-छोट गद्य रचनाएं भी मिलती हैं, जैसे राउर वेल है, उक्त व्यक्ति प्रकरण है, वर्ण रत्नाकर इत्यादि हैं। तो इस तरह जो आदिकाल का साहित्य है वह बहुविध साहित्य है। उसमें सिद्ध रचनाएं भी हैं, जैन साहित्य भी है, नाथ साहित्य भी है, रासो साहित्य भी है, लौकिक साहित्य भी है, गद्य साहित्य भी है। इस कालखंड के प्रमुख प्रवृत्तियों को हम इस तरह निरूपित कर सकते हैं। जो प्रमुख विशेषता है वह है आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। इस कालखंड के कवि किसी न किसी राजा के आश्रय में रहते थे। विशेष तौर से जिन रचनाकारों ने रासो साहित्य की रचना की है और अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में ही वे रचनाएं रचा करते थे, कविताएं लिखा करते थे। इससे उन्हें धन व मान सम्मान मिलता था। अपने आश्रयदाता की युद्धवीरता, धर्मवीरता आदि का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करना ही उनका लक्ष्य था। और उनका जो अतिशयोक्ति वर्णन है वह कहीं कहीं पर बनावटीपूर्ण भी प्रतीत होने लगा है। परंतु कविता में तो कल्पना का महत्व है, इससे उनकी काव्य निपुणता ही प्रकट होती है। अगली प्रवृत्ति है युद्धों का सुंदर एवं सजीव वर्णन। इस काल में युद्धों का वर्णन अत्यंत मूर्तिमान बिंबग्राही रूप में हुआ है। इसका कारण भी है, क्योंकि जो चारण कवि थे वह केवल कविता नहीं करते थे, वह केवल मत्स्यजीवी नहीं थे, बल्कि वह करवालग्राही भी थे। अपने हाथों में तलवार लेकर युद्धभूमि में लड़ने के लिए भी जाते थे। तो स्वाभाविक सी बात है, युद्धों का चित्रण जब वे करते थे तो वह स्वाभाविक होता था, सहज होता था, देखा हुआ होता था। अतः इनका युद्ध वर्णन अत्यधिक सजीव है और स्वाभाविक है। जैसे पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदाई लिखते हैं, बज्जिय घोर निशान रान चौहान चहौ देसी, सकल सूर सामंत समर बल जंत्र तंत्र मिस। एक विशेषता जो है वह है वीर रस के साथ श्रृंगार रस का पुट। इस काल की कविताओं में वीर और श्रृंगार रस का अद्भुत सम्मिश्रण है। वीर रस का तो इतना सुंदर परिपाक हुआ है कि कदाचित परवर्ती हिंदी साहित्य में वीर रस का इतना पुष्ट रूप मिलना दुर्लभ है। उस समय की वीरता का आदर्श निम्न पंक्तियों में स्पष्ट हो जाता है। परमाल लासो का कवि लिखता है, 12 बरिस लय कुकुर जीवे और 13 लो जिये सियार, वरिस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। वीर गाथाओं में युद्धों का मूल कारण नारी को कल्पित कर दिया गया है। अतः श्रृंगार रस का भी इस काल में जमकर प्रयोग हुआ है। पृथ्वीराज रासो में
रानी पद्मावती के सौंदर्य का अंकन कवि करता है। मनोह कला शशिभान कला 1600 बन्य, बाल बेश सस्ता समीप अमृत रस पिन्य, विगस कमल श्री भ्रमर वेणु खंजन मृग लुट्टिय, और हीर कीर अरुबिंब मोति नक्सिक अहि घुट्टिय। तो इस प्रकार वीर रस का तो चित्रण हुआ ही है। इन कवियों ने श्रृंगार रस की भी मनोहारी छटा प्रस्तुत की है। ये देखने में आता है कि इनकी जो रचनाएं हैं उनमें जो राष्ट्रीयता का भावबोध है वह बहुत संकुचित है, यानी संकुचित राष्ट्रीयता रही है। जीविका प्राप्ति के लिए जो उच्चारण कवि हैं उन्होंने अनधिकारी राजाओं एवं सामंतों की भी प्रशंसा की है। देशद्रोही जयचंद के गुणानुवादक भी उस समय विद्यमान थे। जयमेंक जस चंद्रिका इत्यादि रचनाएं देख सकते हैं। यानी भट्ट केदार ने जयचंद्र प्रकाश लिखा और मधुकर ने जयमेंक जस चंद्रिका लिखा। उस समय राष्ट्र शब्द से समूचा भारत नहीं लिया गया, बल्कि जो अपने अपने प्रदेश एवं उनके राजाओं के राज्य थे उन्हीं को राष्ट्र समझ लिया गया। इसलिए उनके आश्रित कवियों ने उनके राज्य को ही राष्ट्र समझकर कविताओं की रचना की है। इस तरह देखा जाए तो आदिकालीन साहित्य में राष्ट्रीयता का बहुत ही संकुचित प्रयोग हुआ है। एक विशेषता ये देखने में आती है कि ऐतिहासिक तथ्यों के प्रस्तुतिकरण में कल्पना की प्रचुरता रही है। यानी आदिकाल की जो रचनाएं हैं उनमें इतिहास प्रसिद्ध चरित्र नायकों को लिया गया है, किंतु उनका वर्णन शुद्ध इतिहास की कसौटी पर पूरा नहीं उतरता है, खरा नहीं उतरता है। इन कवियों के द्वारा दिए गए सम्मत एवं तिथियां जो हैं वह इतिहास से कम मेल खाती हैं। पृथ्वीराज दासों में पृथ्वीराज को उन राजाओं का भी विजेता बता दिया गया है जो उस समय विद्यमान ही नहीं थे। इस प्रकार इन काव्यों में इतिहास के साथ साथ कल्पना भी है, और देखा जाए तो धार्मिक ये जो धार्मिक साहित्य है इसका भी सृजन किया गया है। यानी एक प्रमुख विशेषता है धार्मिक साहित्य का सृजन। रासो साहित्य के अतिरिक्त सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य का भी प्रणयन हुआ है। इन रचनाओं के माध्यम से रचनाकारों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया है, अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया है, अपने दर्शन को फैलाया है। गोरखनाथ लिखते हैं कि धीर वह है जिसका चित्त विकृत नहीं होता है। नौलख पातरी आगे नाचे पाछे साज अखाड़ा, ऐसे मन लय जोगी खेले तब अंतरि बसे भंडारा। इन प्रवृत्तियों के अतिरिक्त इस कालखंड की अन्य भी प्रवृत्तियां रही हैं, जैसे छंदों की अधिकता। पृथ्वीराज दासों में ही बहुत सारे छंद प्रयुक्त किए गए हैं। प्रकृति सौंदर्य का भी चित्रण किया गया है, लेकिन ज्यादातर उद्दीपन रूप में। भाषागत वैविध्य है। विद्यापति की जो रचनाएं हैं उनमें मैथिली भाषा है, अपभ्रंश से प्रभावित भाषा भी है। अमीर खुसरो की मुकरियां हैं, पहेलियां हैं, उनमें खड़ी बोली के दर्शन होते हैं। जो रासो साहित्य है वह अपभ्रंश से प्रभावित है। तो भाषा की विविधता इस कालखंड में बहुत अधिक देखने को मिलती है। और जब हम रचना करते हैं, जब कोई कवि रचना करता है तो मुख्यतः दो शैलियों का प्रयोग करता है। एक प्रबंधात्मक शैली का प्रयोग करता है, दूसरा मुक्तक शैली का प्रयोग करता है। और इस समय प्रबंध रचनाएं भी रची गई और मुक्तक रचनाएं भी रची गई, इसलिए शैलियां भी अलग अलग रही हैं। विभिन्न काव्य शैलियों का प्रयोग किया गया है। और
इसकी उपलब्ध सामग्री में हमने चर्चा की थी कि राउर बेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर जैसी गद्य रचनाएं भी रची गई हैं। तो इस तरह पद्य के साथ साथ गद्य का भी प्रयोग इस कालखंड में मिलता है, जो इसकी एक प्रमुख प्रवृत्ति है, प्रमुख विशेषता है। तो इस तरह आज आदिकाल की जो कथ्य सामग्री है, प्रतिपाद्य विषय है, उसका जो नामकरण है, समय सीमा है और उसकी जो विशेषताएं हैं, उन पर बातचीत की गई है। अगली वीडियो में पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।